नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। नागौर से अगवा कर युवक को जयपुर में बंधक बनाए जाने की जानकारी सामने आ रही है। युवक के सिर पर शराब की बोतलें फोड़ी, बदमाशों ने फायरिंग की है, सिगरेट से हाथों को जला दिया। युवक के सिर पर शराब की बोतलें फोड़ी, हाथ पैर बांध करके युवक को यातनाएं भी दी। पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया है। करधनी इलाके के चतरपुरा गांव की घटना बताई जा रही है। फिलहाल अब पुलिस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर के? नागौर से अपहरण किया गया, जयपुर में बंधक बनाया गया, किस तरीके से? देखिए, पूरा मामला जयपुर के करधनी थाना इलाके का है, जहां पर नगेंद्र सिंह नाम के एक युवक ने केस दर्ज कराया है, जिसमें बताया कि वह कुचामन सिटी का रहने वाला है। 6 फरवरी को वह अपने गांव में बाईपास रोड पर बैठा था, वहां चाय पी रहा था। इसी बीच कुलदीप नाम के व्यक्ति का उसको फोन आया, जिसने बताया कि तुमसे मुझे मिलना है। और कुलदीप वहां आता है, उसे मतलब नगेंद्र सिंह को उसने कार में बैठाया और अपहरण करके वे लोग उसे जयपुर ले आए। यहीं पर करधनी में चतरपुरा इलाके में युवक को बंधक बनाया गया। उसके सिर पर शराब की बोतलें फोड़ी गई, डराने के लिए फायरिंग भी की गई। जी, अब इस पूरे मामले को लेकर के क्या आरोपियों की गिरफ्तारी पर कोई जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई है? कौन थे, किसने अपहरण किया, पता चल पाया? सिंह जो है अभी फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। उसके पर्चा बयान के आधार पर होमवीर हेड कांस्टेबल ने मुकदमा दर्ज कराया है और आरोपी कुलदीप और उसके साथी तीनों को पुलिस ने नामजद कर लिए गए हैं। उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और उसी के आधार पर उनकी गिरफ्तारी जल्द ही की जाएगी। जी बिल्कुल। चलिए विष्णु, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बंधक बनाकर युवक के साथ मारपीट की गई है, उसे यातनाएं दी गई है। नागौर से अपहरण किए जाने का मामला और जानकारी सामने आई कि अपहृत युवक नागौर के कुचामन का रहने वाला है। यह जानकारी सामने आने के बाद अब पुलिस की ओर से तफ्तीश की जा रही है। नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो वहीं अब बात विधानसभा के बजट सत्र की, क्योंकि विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और प्रश्नकाल के साथ ही सदन की कार्यवाही शुरू होगी। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। बजट सत्र में आज भी हंगामे के भरपूर आसार है। रीट लीक्स को लेकर के जिस तरीके से विपक्ष लगातार मसला उठा रहा है, उस पर आज टकराव हो सकता है। अलवर कांड पर भी सरकार को घेरने की कोशिश, एक रणनीति विपक्ष की होगी। आखिर सदन में आज कौन से मुद्दे विपक्ष की ओर से उठाए जाएंगे, लेकिन यह बात जरूर है कि इन मुद्दों को लेकर के विपक्ष की कोशिश होगी सरकार को घेरने की। धांधली जितना मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि गिनीज बुक में नाम रिकॉर्ड में लिखाने लायक है, उसी किस्म की धांधली है। यदि दुनिया के किसी भी इस तरीके के स्कैंडल को काउंट किया जाएगा धांधली को, तो रीट की परीक्षाएं ये दुनिया में गिनीज बुक में नाम लिखाने लायक धांधली जैसा होगा। हम लोग पूरे तरीके से संकल्पित हैं, प्रतिबद्ध हैं। इस मामले में मजबूत लड़ाई लड़ी जाए। विधायक दल में भी एक राय से तय हुआ था कि रीट के खिलाफ सीबीआई जांच की पूरी मांग तक हम लोग इसको पूरी तरीके से लड़ाई को लड़ेंगे। तो इसलिए अभी देखते हैं सदन जुड़ेगा और बाकी लोगों की क्या राय होती है उसके अनुरूप की बात करेंगे। राजस्थान के सरकार के चौथे बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। कल हमने महामहिम राज्यपाल की मर्यादाओं को पूरा पालना करते हुए 1 घंटे और 8 मिनट तक खड़े होकर एक शब्द भी बिना बोले हमारा विरोध दर्ज करवाया और सरकार से मांग की काली रीट और उसके अंदर जिस प्रकार की चीट हुई है, राजस्थान के लाखों नौजवानों के अरमान टूटे हैं और एक षड्यंत्र करता आज भी पर्दे के पीछे है। आज से पहले इस सरकार के चलते जो भी परीक्षा हुई, उन सब पर राजस्थान का नौजवान संदेह करने लगा है। इसलिए हमारी मांग है, कुछ पदस्थ बैठे लोगों पर चूंकि एसओजी उनसे पूछताछ नहीं कर पाएगी, स्टेट एजेंसी है, इसलिए सीबीआई से जांच कराओ। हमने कल माननीय अध्यक्ष महोदय से भी प्रार्थना की कि हमें सदन में भाग लेना चाहते हैं। क्या चाहते हैं आप? जनता के साथ न्याय नहीं करना चाहते, छात्रों के साथ न्याय। सरकार की नीति नहीं दिखी, सरकार का कार्यक्रम नहीं दिखा। इन सारी बातों को लेकर हमें सरकार के सामने ये जीरो और अपनी बात कहिए। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं,
शंकर सिंह रावत, श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल, श्री हरिश्चंद्र मीणा। सर, प्रश्न संख्या 344। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का भाग खंड 1। जी हाँ, ये सही है कि नगर पालिका देवली के मास्टर प्लान 2003-2023 में शामिल टोंक जिले के राजस्व ग्राम देवली, अंबापुरा, माधोपुरा एवं भीलवाड़ा जिले के कुचलवाड़ा कला एवं ऊंचा को नगर पालिका देवली क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। उक्त राजस्व गांवों को नगर पालिका देवली क्षेत्र में शामिल किए जाने हेतु नगर पालिका मंडल की बैठक 9/12/21 को में प्रस्ताव पारित किया जाकर के उक्त प्रस्ताव 18/1/22 को विभाग को प्राप्त हुआ है। निर्धारित मापदंडों के अनुसार परीक्षण कराकर इन गांवों को सम्मिलित कराने पर विचार किया जाएगा। खंड 2, इस बिंदु का उत्तर बिंदु संख्या 1 में निहित है। मैं ये भी नहीं। सर, स्पीकर महोदय, मेरा सप्लीमेंट्री है सर। मैं अनुरोध करना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि इसकी समय सीमा तय कर दे ताकि देवली की जनता को अतिशीघ्र इसका लाभ मिले और हमारे शहर का विकास हो सके। अध्यक्ष महोदय, किसी भी शहर का मास्टर प्लान बनाते समय वहाँ की जनसंख्या और विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लान का निर्माण एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है। मोटे तौर पर जो देवली गांव, गावड़ी का जो है अंबापुरा, और तीसरा ये जो आपका अंबापुरा और पनवाड़ का माधो सिंहपुरा, ये तीनों टोंक जिले के गांव हैं। तो इनको तो देने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर कलेक्टर की अनुशंसा आ जाती है तो निश्चित तौर पर इनको जो तीनों गांव को हम नगर पालिका देवली में शामिल करने के लिए तैयार तो विचार किया जा सकता है। इसके अलावा भीलवाड़ा का जो गांव है जहाजपुर तहसील का, कुचलवाड़ा और ऊंचा, उसके लिए तो प्रोसीजर ये है कि एक जिला का कलेक्टर दूसरे जिले के कलेक्टर को लिखेगा और लिखने के बाद में वो उसका नाम, सीमा का निर्धारण, नक्शा और संपूर्ण जानकारी दूसरे कलेक्टर को भेजेगा। अगर वो कलेक्टर अभिशंसा करता है तो वो मामला फिर राजस्व विभाग में जाएगा, सचिवालय में जाएगा। सचिवालय में आर्थिक और भौगोलिक दृष्टि से उसका परीक्षण करके वो स्वायत्त शासन विभाग को भेज देगा। तो निश्चित तौर पर ये दोनों गांव भी जो है वो नगर पालिका देवली में शामिल किए जा सकते हैं। मैं समझता हूं कि इसमें आप जैसी डिमांड कर रहे थे उससे भी ज़्यादा मैंने संतुष्ट करने का आपको प्रयत्न किया है। धन्यवाद सर। वन मंत्री 1156, प्रश्न संख्या 1156। वन मंत्री जी। खंड 1, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 38 के प्रावधानांतर्गत दिनांक 5/7/2021 को रामगढ़ विस्तारी वन्यजीव अभ्यारण्य व निकटवर्ती क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व बनाए जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। खंड 2 NTCA द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति के क्रम में राज्य सरकार द्वारा रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व के क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट कोर एवं बफर क्षेत्र के निर्धारण हेतु धारा 38वीं क्लॉज 4 के अनुसार विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व के कोर CTH तथा बफर क्षेत्र के निर्धारण हेतु रिपोर्ट दिनांक 24 जनवरी 2022 को राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई है। समिति की रिपोर्ट का परीक्षण कर
राज्य सरकार द्वारा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है। खंड 3 वन्य जीव अभयारण्य शेरगढ़ में पैंथर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। यहाँ टाइगर एवं चीता शिफ्ट करने की वर्तमान में कोई योजना नहीं है, अपितु वन्य जीव अभयारण्य शेरगढ़ में चीता छोड़े जाने की संभावना का जायजा लिए जाने की दृष्टि से विचार करने हेतु भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून के वैज्ञानिकों द्वारा शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य का प्रारंभिक अवलोकन किया जाकर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट में शेरगढ़ अभयारण्य का क्षेत्रफल कम होने के कारण समीपस्थ वन क्षेत्र को सम्मिलित किया जाने, चारों ओर फेंसिंग की जाने, ग्राम सुरक्षा को बाहर स्थापित किए जाने, फाइल को थोड़ी साइड में रख के बोलो तो माइक में आवाज आए। ग्राम सुरक्षा को बाहर विस्थापित किए जाने आदि उपरांत ही यह अभयारण्य चीता की 3-4 यूनिट बनाने हेतु उपयुक्त हो सकता है बाबत उल्लेखित किया गया है। इस संबंध में एनटीसीए द्वारा अपने पत्र दिनांक 7 दिसंबर 2021 द्वारा सूचित किया गया है कि प्रथम चरण में चीता बसाने की कार्रवाई मध्य प्रदेश में की जा रही है। अन्य स्थानों के संबंध में बाद के चरणों में कार्रवाई की जाएगी। खंड 4 बारा के शेरगढ़ अभयारण्य का प्रशासनिक नियंत्रण कोटा से हटाकर बारा में करने के संबंध में माननीय विधायक बारा अटरू श्री पानाचंद जी मेघवाल से उनका पत्र दिनांक 31 मार्च 2021 प्राप्त हुआ, जिस पर अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक की राय ली गई। अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक की राय अनुसार शेरगढ़ अभयारण्य का प्रबंधन एवं प्रशासनिक नियंत्रण वन्य जीव मंडल कोटा में रखा जाना उचित है, जिससे अभयारण्य में वन्य जीवों एवं उनके हैबिटेट का प्रबंधन, रेस्क्यू कार्य आदि सुचारू रूप से हो पाएगा। अन्य अध्यक्ष महोदय, बारा के वन अभयारण्य में वन विभाग की ओर से 4 दीवारी करने का विचार रखते हैं या नहीं? दूसरा, क्या जंगली जानवरों के फसल को नष्ट करने पर मुआवजा देने का विचार रखते हैं? दोबारा बोलो। बारा के वन अभयारण्य में वन विभाग की ओर से 4 दीवारी करने का विचार रखते हैं या नहीं? दूसरा, क्या जंगली जानवरों के फसल को नष्ट करने पर मुआवजा देने का विचार रखते हैं या नहीं? दोबारा। जंगली जानवरों को फर्स्ट नष्ट करने का मामले का प्रश्न है तो वो अलग प्रश्न है। ये रामगढ़ से संबंधित है तो उसके लिए आप अलग से प्रश्न पूछे। ये रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य से है संबंधित है। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूँगा माननीय मंत्री महोदय से, प्रदेश में जहाँ जहाँ पर भी बाघों को बसाए जाने की बात चल रही है, कुंभलगढ़ में भी चल रही है, तो इससे पूर्व क्या क्या तैयारी की गई, कहाँ कहाँ ग्रासलैंड डेवलपमेंट किया गया और प्रे बेस के लिए क्या व्यवस्था की गई, ये जानना चाहता हूँ मंत्री महोदय से। दोबारा पूछ ले। माननीय मंत्री महोदय, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप बाघों को पुनर्वास के लिए जो बात चल रही है, कुंभलगढ़ वन्य अभयारण्य में भी बात चल रही है, तो बाघों को बसाने से पूर्व विभाग ने वहाँ पे क्या क्या तैयारी की है, कितना ग्रासलैंड डेवलपमेंट किया है और उसके प्रे बेस के लिए क्या व्यवस्था की गई है? नहीं तो कैटल लिफ्टिंग और मैन ईटिंग की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो उससे पूर्व विभाग ने क्या क्या व्यवस्था की, ये जानना चाहता हूँ। मैंने कहा ये प्रश्न तो रामगढ़ विषधारी और मुकंदरा से संबंधित है। ये प्रश्न रामगढ़ विषधारी और मुकंदरा से संबंधित है, दूसरे विभाग से। और ये जो वन्य जीव की आप बात करते हो, बाघ संरक्षण की बात करते हो, ये सिर्फ इस प्राधिकरण से संबंधित ही है। अगला माननीय सदस्य। मंत्री महोदय, मेरा वहाँ से भी मतलब है, वहाँ पे क्या तैयारी की है
वहाँ पे प्रे बेस के लिए और प्रे बेस को बढ़ाने के लिए ग्रासलैंड कितना डेवलप किया वो जानना चाहता हूँ। अगला प्रश्न श्री ज्ञानचंद पारक, अगला प्रश्न श्री अनीता बघेल, अगला प्रश्न श्री संदीप शर्मा, अगला सुरेश ताग। प्रश्न संख्या 8। माननीय मंत्री जी। प्रश्न संख्या 8। जी हाँ, निगम के सीमित संसाधनों एवं कोरोना महामारी के कारण निगम वाहनों को पर्याप्त यात्रा भार नहीं मिलने से पूर्व में संचालित विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़ नहीं मिलने से बसें विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र की कुछ निगम वाहनों का संचालन बंद किया गया है। उसका विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। जी नहीं, राजस्थान परिवहन निगम के सीमित संसाधनों के कारण परिशिष्ट 1 में अंकित बंद की गई निगम की किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण मार्गों की बसों का संचालन फिलहाल किए जाने का विचार नहीं है। नंबर 3, निगम द्वारा किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों की गई कार्रवाई का विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। पूर्व में बंद की गई बसों में से जनप्रतिनिधियों की मांग पर विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़ के ग्रामीण मार्गों की जिन बसों के संचालित किया गया है विवरण परिशिष्ट 3 पर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से अपने उत्तर के परिशिष्ट 1 में बताया आपने किशनगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में 50 बसों का संचालन बंद किया गया है। आप खुद समझ सकते हैं, एक छोटे से क्षेत्र में अगर 50 बसें ग्रामीण परिवहन की बंद हो जाएगी तो क्या स्थिति होगी। आज की स्थिति में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन अगर ग्रामों में जाते हैं तो सबसे बड़ी अगर दुविधा ग्रामीण को है तो वो है रोडवेज बस का संचालन। अभी कोविड को लेकर 50 बसें बंद हुई है, उसमें से मुश्किल से आपके प्रयासों से 10 बसें चालू हुई है। ये बहुत बड़ी विकट स्थिति है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या ये जो 40 बसें बंद हुई है एक छोटी सी विधानसभा में, क्या ये वापस चालू होगी या नहीं होगी? अध्यक्ष महोदय, इनमें अधिकांश बसें कोरोना काल में बंद की गई हैं। जो ही पहली तो लगातार विपक्ष की ओर से नारेबाजी सदन में इस वक्त चल रही है। दूसरी तरफ प्रश्नकाल। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी बाबूलाल मौजूद हैं विधानसभा में। बाबूलाल, आज जिस तरीके से हंगामा हो रहा है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है सदन में? जी, इस वक्त विपक्ष वेल में है और प्रश्नकाल चल रहा है। विधायक सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के विधायक कोई सवाल नहीं पूछ रहे हैं इस वक्त, और मंत्री जो है जवाब भी दे रहे हैं। विपक्ष खड़े होकर के सरकार के विरोध में नारे लगा रहा है और सीबीआई जांच की मांग कर रहा है रीट भर्ती परीक्षा को लेकर के। और जो स्पीकर है सीपी जोशी, उन्होंने बार बार आग्रह किया कि प्रश्नकाल में इस तरह आप बाधा मत डालिए, राजस्थान की संसदीय परंपराओं का अपमान मत कीजिए। आज तक का जो संसदीय इतिहास है राजस्थान की विधानसभा का, उसमें सिर्फ 4 बार ही प्रश्नकाल में विधानसभा स्थगित हुई है। तो बहुत ही मूल्यवान वक्त होता है आम जनता से जुड़े हुए सवालों का, और जिस पर मंत्री जवाब देते हैं। उन्होंने आश्वस्त करने की कोशिश भी की प्रतिपक्ष को कि सरकार की ओर से आज वो जवाब दिलवाने की कोशिश करेंगे रीट भर्ती को लेकर, अब तक क्या क्या हुआ है, तो आप मान जाइए। लेकिन विपक्ष माना नहीं और इस वक्त नारेबाजी चल रही है। जैसे ही विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई, आसन पर स्पीकर बैठे भी नहीं थे, उससे पहले मदन दिलावर ने रीट भर्ती परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। उसके बाद समूचा विपक्ष खड़ा हो गया और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौर, सतीश पूनिया के नेतृत्व में एकजुटता का प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पे अभी खेमेबाजी या धड़ेबाजी जो होती है बीजेपी की, वो दिखाई नहीं पड़ रही है। नहीं तो आमतौर पे कई बार सीनियर लीडर खड़े नहीं होते हैं या सदन से निकल जाते हैं। अभी सारे के सारे जो बीजेपी के विधायक हैं वो सरकार के विरोध में नारे लगा रहे हैं। राजीव गांधी स्टडी सर्किल के जो पदाधिकारी हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। और जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सतीश गोविंद सिंह डोटासरा जी, तो उनके ऊपर भी वो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं और
सदन की कार्रवाई चल रही है, हंगामा है, शोर शराबा हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी स्पीकर हाउस को एडजर्न नहीं कर रहे हैं और उन्होंने तय कर लिया है कि वो सदन को हर हाल में चलाएंगे। विपक्ष चाहे कितनी बाधा डालने की कोशिश करे, वो पीछे नहीं हटेंगे, कार्रवाई जारी रखेंगे। लेकिन बाबूलाल, जिस तरह की मौजूदा स्थितियां और जैसे आक्रामकता विपक्ष की देखने को मिल रही है सदन में, उससे लगता है कि आज का दिन भी इस हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। जी बिल्कुल, तेवर तो पहले ही साफ कर दिए थे बीजेपी ने कि वो हाउस को नहीं चलने देगी, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि वो कृष्ण आर में ही जो है अपनी मांग को लेकर विरोध करने लग जाएगी। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया इसके साथ में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी कह दिया था कि हम हाउस को नहीं चलने देंगे, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा जो है इस वक्त रीट भर्ती परीक्षा का है और ये लाखों अभ्यर्थियों के जीवन से जुड़ा हुआ सवाल है। तो ऐसे में सरकार को झुका करके ही दम लेंगे। तो रीट भर्ती की सीबीआई जांच करो, ऐसे लिखे हुए जो ब्लैक पेपर है वो लहराए जा रहे हैं। बिल्कुल बाबूलाल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो आज राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन है और भारी हंगामे के बीच में प्रश्नकाल जारी है। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और सीधे लिए चलते हैं आपको विधानसभा के बजट सत्र में, जहां पर प्रश्नकाल चल रहा है और विपक्ष का हंगामा दूसरी तरफ है। के द्वारा की जा रही है कि कोई बिल लाया जाए, वो तो बिल में कड़े प्रावधान डाले गए हैं ताकि निश्चित तौर पर इस पर रोक लगने की संभावना रहेगी। एक जानकारी करना चाहता हूं कि एक बार हैदराबाद के अंदर एक वेटनरी डॉक्टर के साथ सामूहिक रेप हुआ और उसके रेप होने के बाद 4 दिन में मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके उनका एनकाउंटर हुआ और पुलिस ने जो उनका एनकाउंटर किया उसकी तारीफ सड़क से लेकर संसद तक हुई, सोशल मीडिया पे हुई। मैं ये सरकार से मांग करना चाहता हूं और जानना चाहता हूं क्या इसी प्रकार की कोई छूट इन जो ये पेपर लुटेरे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई सख्त करने की छूट क्या राजस्थान पुलिस को देने की भी मंशा राजस्थान की सरकार रखती है? क्योंकि इन लुटेरों को छोटी मोटी सजा से कोई इनका होने वाला नहीं है। जब तक हैदराबाद में जिस प्रकार से उन्होंने जघन्य अपराध किया एक युवती के साथ, उसी प्रकार से सपनों का जो लाखों युवाओं के सपनों का बलात्कार कर रहे हैं ये पेपर लुटेरे और सिर्फ नेतागिरी करके उसको दबा दिया जाता है। कोई कड़े प्रावधान किए नहीं जाते हैं जिससे कि उनको सजा मिले और आगे से पुनरावृत्ति ना हो और जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है वो ना हो। तो मैं मांग करना चाहता हूं क्या सरकार राजस्थान की पुलिस को इस प्रकार की छूट दे सकती है कि हैदराबाद वाला ही यहाँ पे करके बताए? क्योंकि मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि राजस्थान की जनता, हिंदुस्तान की जनता जो गलत कार्य इस प्रकार का करता है, भाषण नहीं, प्रश्न मुझे समर्थन करती है या फिर कोई फांसी के जैसी सजा इनको मिले। और विपक्ष के साथियों से भी कहना चाहता हूँ राजस्थान सरकार भी कानून बनाए और केंद्र सरकार भी कानून बनाए कि जो पेपर लूट की घटना में शामिल हो उसको फांसी की सजा दी जाए, सैकड़ों लोगों की हत्या का दोषी माना जाए। मैं कहना चाहता हूँ। अगला प्रश्न फूल सिंह मीणा, अगला प्रश्न सतीश पूनिया, अगला प्रश्न भरत सिंह, अगला प्रश्न भरत सिंह। 106 माननीय वन मंत्री जी, प्रश्न संख्या 106। धारीवाल साहब, धारीवाल साहब, वन मंत्री का प्रश्न आपका नहीं है? नहीं, 106 खंड 1। जी हाँ, राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण का गठन आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 की धारा 15 के तहत किया गया है। उक्त नियमों के अधीन राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण द्वारा निम्न कार्य किए जाने हैं। विनियमन हेतु चिन्हित आर्द्र भूमियों की प्रस्तुति करना, डिजिटल सूची तैयार करना, अनुज्ञात किए जाने वाले कार्यकलापों और प्रभाव क्षेत्र की सूची विकसित करना, संरक्षण और युक्तियुक्त उपयोग के लिए कार्य नीतियां परिभाषित करना, सतत प्रबंधन हेतु आवश्यक निर्देश जारी करना इत्यादि।
खंड 2 आरक्षण भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 के तहत नियम 5 के प्रावधान अंतर्गत राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण का गठन किया गया है। नियम 5 और 17 के अनुसार राजकीय सदस्यों के अतिरिक्त गैर कार्य सरकारी सदस्यों के रूप में आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी, जल विज्ञान, मत्स्य की भूदृश्य योजना और सामाजिक आर्थिक क्षेत्र का एक विशेषज्ञ राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाना है। खंड 3 जी नहीं, वेटलैंड का चयन कर विकास करने की विभाग की कोई योजना नहीं है। जिला कलेक्टर्स द्वारा आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 के तहत इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो द्वारा प्रकाशित नेशनल वेटलैंड एटलस में से धारित डेटा अनुसार प्रदेश के हर जिले में वेटलैंड्स को चिन्हित किया जाना है एवं प्रबंध योजना तैयार की जानी है। आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार वेटलैंड्स का विकास संबंधित स्वामित्व वाले विभाग द्वारा आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 के तहत किया जाना है। खंड 4 वेटलैंड अथॉरिटी के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा कई वेटलैंड जैसे कि सांबर झील, केवलादेव चार आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान भारी हंगामा विपक्ष का। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दिनेश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं विधानसभा से। दिनेश, क्या रणनीति आज की विपक्ष की, क्योंकि लगातार हम देख पा रहे हैं कि प्रश्नकाल में विपक्ष की तरफ से जोरदार नारेबाजी की जा रही है, हंगामा किया जा रहा है। अब बिल्कुल देखिए, हंगामा जो है वो लगातार जारी है। जैसा हमने अंदेशा जताया था कि जैसे ही कार्यवाही शुरू होगी सदन की, उसके बाद जो है वो हंगामा शुरू हो सकता है, तो वो हंगामा जो है वो अभी जारी है। जैसे ही प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष के सदस्य जो है वेल में आ गए और लगातार उनकी ओर से नारेबाजी की जा रही है, तख्तियां जो है वेल में लहराई जा रही है और इसी हंगामे के बीच में जो है वो प्रश्नकाल लगातार जारी है। सवाल जवाब हो रहे हैं, लेकिन भाजपा विधायक अपने सवाल नहीं पूछ रहे हैं। भाजपा विधायक क्योंकि वेल में है, विरोध अपना जता रहे हैं। मांग वही है कि रीट पेपर लीक मामले की सीबीआई से जांच करवाई जानी चाहिए। जैसे ही विपक्ष के सदस्य वेल में आए, स्पीकर ने इस पर नाराजगी जताई। विपक्ष के रवैये को उन्होंने अनुचित बताया और ये कहा कि वो खुद जो है वो सरकार से मामले में स्पष्टीकरण देने के लिए कहेंगे, लेकिन पहले विपक्ष को ये चाहिए कि वो प्रश्नकाल को सही तरीके से चलने दे, सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले। लेकिन विपक्ष जो है इस पर तैयार नहीं हुआ। विपक्ष जो है वो अड़ा हुआ है कि मामले की सीबीआई जांच जो है पहले सौंपी जाए, उसके बाद ही जो है वो सदन की कार्रवाई चलने दी जाएगी। तो विपक्ष जो है वो अभी भी वेल में हंगामा जो है वो कर रहा है, नारेबाजी कर रहा है और तख्तियां वहां पर लहराई जा रही है। उन तख्तियों पर, काली तख्तियों पर ये लिखा हुआ है कि रीट मामले की सीबीआई जांच हो। तो ये मांग पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है। इसी हंगामे के बीच अभी प्रश्नकाल चल रहा है। अभी जो है वो 15 सवाल जो आए हैं उनमें से केवल 5 पर ही चर्चा हो पाई है, क्योंकि 15 सवालों में से 10 सवाल जो है भाजपा विधायकों के थे। तो भाजपा विधायक अपने सवाल नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन जो दूसरे विधायक है, निर्दलीय विधायक और कांग्रेस के विधायक, उनके सवालों पर हंगामे के बीच ही चर्चा जो है वो जारी है। मंत्री जो है उनका जवाब दे रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, पूरा ये जो है हंगामा ये पेपर लीक मामले को लेकर है और पेपर लीक मामले को लेकर ही सवाल जो है वो सदन में आया है। निर्दलीय विधायक बलजीत यादव, उन्होंने जो है वो सवाल उठाया और ये पूछा उन्होंने कि प्रदेश के थानों में अब तक कितने मामले जो है वो पेपर लीक के दर्ज हुए हैं। तो इस पर मंत्री शांति धारीवाल ने जवाब देते हुए कहा कि 85 प्रकरण जो है वो दर्ज हुए हैं। साथ ही उन्होंने पिछली जो सरकार है उसका भी ब्यौरा मांगा था। तो उस पर जो है मंत्री शांति धारीवाल ने ये कहा है कि पिछली सरकार के दौरान भी 5 बार पेपर आउट हुए, रीट के पेपर जो है वो 2 बार आउट हुए, लेकिन उस वक्त की सरकार ने कोई जांच उन पेपर लीक के मामलों की नहीं करवाई। बलजीत यादव ने पूछा विधायक ने कि क्या सीबीआई जांच उस वक्त जब भाजपा सरकार थी तो क्या उन्होंने सीबीआई जांच करवाई थी जब पेपर लीक के प्रकरण सामने आए थे। तो उस पर जो है वो हंगामे के बीच ही मंत्री शांति धारीवाल ने जवाब दिया कि उस वक्त भी कोई जांच सीबीआई की नहीं करवाई गई थी और
माननीय धारीवाल ने जो है वो अपने जवाब में घेरा है। अगर बात करें तो उन्होंने ये कहा कि 2014 में जो है वो 2 बार पेपर आउट हुए, आरएएस का पेपर आउट हुआ, आरजेएस का पेपर आउट हुआ, 2016 में जो है वो रीट का पेपर आउट हुआ, 2018 में रीट का पेपर आउट हुआ, कुल 5 बार पेपर आउट हुए, लेकिन कोई कार्रवाई जो है उस वक्त नहीं की गई। और ये कहा धारीवाल ने कि उस वक्त कार्रवाइयां क्योंकि नहीं की गई, उस कार्रवाई नहीं होने की वजह से ये हालात है कि आज जो है वो इस तरह के हालात बने हैं और पेपर लीक हो रहे हैं। अगर उस तरह की ठोस कार्रवाई होती उस वक्त तो इस तरह के हालात नहीं बनते। साथ ही कहा है कि राज्य सरकार अब जो है वो बिल लाने जा रही है पेपर लीक के मामलों को रोकने के लिए और उसमें कड़े प्रावधान जो है वो किए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष का जो है हंगामा अभी तक जारी है। और देखिए अब ऐसा लग रहा है कि कुछ देर में संभवतः है, क्योंकि प्रश्नकाल में भाजपा विधायक सवाल नहीं पूछ रहे हैं, कुछ देर में जो है वो स्थगित की जा सकती है। जिस तरीके से हंगामा सदन में बरपा है तो उसके चलते जो है वो कार्रवाई स्थगित की जा सकती है। तो फिलहाल जो है वो अनलिमिटेड हंगामा, जैसा हम बता रहे थे कि विपक्ष जो है वो लगातार सरकार को घेरता रहेगा और जी। लेकिन दिनेश, क्या विपक्ष जो है वो इस पूरे मसले को लेकर के चर्चा करने के लिए तैयार है? देखिए ये बात रखी गई थी, स्पीकर की ओर से बात रखी गई थी कि वो खुद जो है वो सरकार से इस पर स्पष्टीकरण की मांग करेंगे, चर्चा करवाएंगे, लेकिन पहले सदन की कार्रवाई करने दी जाए। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि पहले इस मामले की जांच जो है वो सीबीआई को दी जानी चाहिए, उसके बाद ही जो है वो सदन को चलने दिया जाएगा। तो अभी फिलहाल जो है वो विपक्ष की अगर बात करें तो वो इस मामले पर किसी तरह की कोई चर्चा को तैयार नहीं है। वो केवल ये चाहता है कि पहले इस मामले की जो है वो सीबीआई को जांच सौंप दी जाए, जिस पर अभी जो है वो सरकार फिलहाल तैयार नहीं है। और यही वजह है कि सदन में जो है वो हंगामा बरपा है, गतिरोध जो है बना हुआ है, टकराव जैसे हालात और हंगामे के बीच जो है वो प्रश्नकाल को चलाना पड़ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो विधानसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है, सदस्य वेल में आकर के नारेबाजी कर रहे हैं, प्रश्नकाल जारी है। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा स्तर पर कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है, क्योंकि विभाग द्वारा राज्य सरकार के स्तर पर नीतिगत निर्णय लिया जाकर निजी फिटनेस सेंटरों के अनुचित व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा को रोकने, उनकी आर्थिक व्यवहारिकता को सुनिश्चित करने एवं वाहन स्वामियों की सुविधा एवं सुगमता के उद्देश्य से उक्त निर्णय लिया जाकर पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन फिटनेस नवीनीकरण हेतु आवेदन उस राजस्व जिले में तो वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समीक्षा की है। आपको बता दें कि ओम बिरला ने राजस्थान में हाईवे प्रोजेक्ट्स को लेकर के समीक्षा की, जिसमें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों से उन्होंने जानकारी ली है। राजस्थान के सभी जिलों के बारे में लोकसभा स्पीकर ने जानकारी ली है। बैठक में नई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को लेकर के बड़ी जानकारी निकली है कि मई में नई दिल्ली दौसा के बीच में परिवहन शुरू हो जाएगा। दिल्ली से जयपुर पहुंचने में महज 2.5 घंटे का वक्त लगेगा और फरवरी 2023 तक राजस्थान की सीमा में इसका काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद कोटा से दिल्ली की दूरी होगी सिर्फ 4 घंटे की। एक्सप्रेसवे बनने से सवाई माधोपुर और बूंदी को फायदा होगा। पर्यटकों के लिए दोनों जगह पहुंचना आसान होगा। अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर का काम भी तेजी से चल रहा है। इस साल जून तक यह काम पूरा हो जाएगा। बीकानेर पचपदरा स्टेट इकोनॉमिक कॉरिडोर से पश्चिमी राजस्थान की समृद्धि के द्वार खुलेंगे। तो साथ ही इटावा कोटा चंबल एक्सप्रेसवे अब अटल प्रोग्रेस वे कहलाएगा। अटल प्रोग्रेस वे की डीपीआर का काम भी जल्द पूरा होगा। कोटा भिंड मुरैना और इटावा को अटल प्रोग्रेस वे जोड़ेगा और कोटा से कानपुर के लिए वैकल्पिक मार्ग भी बनेगा। अटल प्रोग्रेस वे राजस्थान में बन रहे 2550 किलोमीटर लंबे हाईवे की जानकारी ओम बिरला ने दी है। तो लोकसभा स्पीकर ने समीक्षा की है राजस्थान के राजमार्गों को लेकर के और ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट तय समय में पूरा हो जाए, यही कोशिश है लोकसभा स्पीकर की। तो वहीं सीकर में पैसे के लेन देन को लेकर के हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि 500 रुपए को लेकर के दरअसल विवाद हुआ और उसके बाद यह विवाद
बढ़ता चला गया। कहा सुनने के बाद युवक को मौत के घाट उतार दिया। युवक से मारपीट की गई, उसे बुरी तरह से घायल कर दिया गया। घायल युवक ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। बड़ी खबर है, सीकर में पैसे के लेन देन को लेकर के मर्डर किया गया है। हत्या की जानकारी सामने आ रही है। दरअसल 500 रुपए को लेकर के विवाद हुआ था और इसके बाद मारपीट हुई, जिसमें एक शख्स घायल हुआ। उस शख्स की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। ज्यादा जानकारी के साथ सीकर से हमारे सहयोगी संदीप हुड्डा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या है आखिरकार पूरा मामला और क्या अपडेट इस वक्त आपके पास है? जी बिल्कुल, देखिए ये इमरान नाम का जो युवक है, इसकी जो सीकर का जो बस डिपो है उसके सामने जो चाय बेचने की एक दुकान है, वहां पर ये बताया जा रहा है कि रात को ये वहां पर था और इसके ही परिवार के जो लोग हैं फखरुद्दीन वगैरह, उनके साथ कोई 500 रुपए के लेन देन के इनके साथ विवाद हुआ था। और इसी दौरान जो फखरुद्दीन है उसने कुछ लोगों को और बुला लिया और परिवार के लोगों का ये आरोप है कि इस दौरान इसके साथ मारपीट की गई, जो इसके बाद जो परिजन है उसे अस्पताल लेकर गए थे और वहां पर जो इलाज के दौरान है वो मौत हुई है। पुलिस का ये कहना है कि परिजन जो है वो हत्या का आरोप लगा रहे हैं। हत्या का जो मुकदमा है वो दर्ज कर लिया है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर कोई बाहरी चोट जो है या कोई गंभीर चोट बाहर से सामने नहीं आई है। तो हो सकता है कि मारपीट के दौरान कुछ अंदरूनी चोटें लगी हो जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। तो अभी फिलहाल जो है वो पुलिस भी कोई ज्यादा कहने की स्थिति में नहीं है। पुलिस का यह कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब मिलेगी उसके बाद ही जो है वो पूरी हकीकत सामने आएगी। जी बिल्कुल संदीप, अब इस पूरे मामले को लेकर के ये बड़ा गंभीर है कि आखिरकार 500 रुपए के लेन देन को लेकर के किसी की हत्या कर दी गई है। जी जी बिल्कुल, मात्र 500 रुपए का विवाद ही अभी तक सामने आ रहा है और इसी को लेकर के कहासुनी हुई थी और कहासुनी के दौरान जो है वो बात ज्यादा बढ़ गई। ये बात तय मानी जा रही है। पुलिस का भी कहना है कि कुछ लोग आए थे और इनके बीच विवाद हुआ, धक्का मुक्की भी हुई, मारपीट भी हुई, लेकिन कोई बहुत गंभीर चोट लगने की बात सामने नहीं आ रही है। तो इसको लेकर के अभी पुलिस जो है वो ज्यादा कुछ कहने की स्थिति में है नहीं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए। तो घायल युवक ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पैसे के लेन देन को लेकर के दरअसल ये विवाद हुआ था और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आपस में मारपीट हुई। तब आपको बता दें, विधानसभा की कार्यवाही भारी हंगामे के बीच स्थगित कर दी गई है। दोपहर को 12 बजे तक विधानसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है। लगातार विपक्ष के हंगामे के चलते प्रश्नकाल बाधित होता रहा और आखिरकार विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने विधानसभा की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। जैसे ही आज सदन की शुरुआत हुई करीब 11 बजे के बाद, उसके बाद लगातार विपक्ष की ओर से जोरदार हंगामा किया गया। प्रश्नकाल की शुरुआत हालांकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक चंद्रकांता मेघवाल के सवाल से हुई, लेकिन बीजेपी के सदस्यों ने प्रश्नकाल में हिस्सा नहीं लिया। उसके बाद कांग्रेस के सदस्यों की ओर से प्रश्न जरूर पूछे गए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिनेश मौजूद। दिनेश, विधानसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। बिल्कुल, देखिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई है 12 बजे तक के लिए। प्रश्नकाल जो है वो पूरा हंगामे के बीच चला और प्रश्नकाल में आज 20 सवाल लगे हुए थे कुल और 20 सवाल में से केवल 6 सवालों पर चर्चा हो पाई। हंगामे के बीच ये पूरी चर्चा चली और 6 सवाल वो थे जो निर्दलीय विधायकों के थे या कांग्रेस विधायकों के थे या दूसरे दलों के विधायकों के थे। शेष जो सवाल थे 14 सवाल वो भाजपा विधायकों के सवाल थे। तो भाजपा विधायकों ने आज अपने सवाल नहीं पूछे, वो लगातार वेल में हंगामा करते रहे और मांग वही कि रीट मामले की सीबीआई को जो है वो जांच सौंपी जानी चाहिए। तो इसे लेकर हंगामा जो है वो लगातार पर रहा पूरे सदन में। और आमतौर पर देखिए ये होता है कि प्रश्नकाल में जो प्रश्न सूचीबद्ध होते हैं, तारांकित जो सवाल होते हैं जिन पर चर्चा होती है, वो आमतौर पर सभी सवालों पर चर्चा नहीं हो पाती क्योंकि 1 घंटे का वक्त होता है। 12 बजे से शून्यकाल की शुरुआत हो जाती है। आमतौर पर ये होता है कि ज्यादातर कई सवाल जो है वो उन पर चर्चा नहीं हो पाती, लेकिन आज जिन भी विधायकों ने अपने सवाल पूछे सदन में, उन सभी सवालों पर चर्चा हुई क्योंकि 20 सवाल सूचीबद्ध थे, उनमें से केवल 6 सवाल सदन में जो है पूछे गए जिन पर मंत्रियों ने जवाब दिया। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि पेपर लीक के मामले को लेकर विपक्ष जो है वो हमला बोल रहा है लगातार सरकार पर और पेपर लीक से जुड़ा हुआ सवाल भी जो है वो सदन में उठा।
बहरोड़ से जो निर्दलीय विधायक आते हैं बलजीत यादव, उन्होंने जो है ये सवाल उठाया और उस पर मंत्री शांति धारीवाल ने केंद्र जो है वो भाजपा के पाले में डालने की एक तरीके से कोशिश की। जिस तरीके से भाजपा लगातार सरकार को घेर रही है, तो शांति धारीवाल ने ये जो पेपर लीक के जो मामले हैं, इनके लिए इस तरीके से भाजपा को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि अगर पिछली सरकार में जो पेपर आउट हुए, अगर उनमें सही तरीके से कार्रवाई की जाती उस वक्त तो इस तरह की नौबत नहीं आती। अगर सरकार उस वक्त में कड़े प्रावधान करती तो इस तरह की हिम्मत नहीं होती गैंग्स की। ये कहा मंत्री शांति धारीवाल ने कि पिछली सरकार के कार्यकाल में भी 5 बार पेपर आउट हुए और नीट का पेपर भी 2 बार उस वक्त जो है वो आउट हुआ था। लेकिन अभी जो सरकार है, कांग्रेस सरकार, वो तो एसओजी को से जांच करवा रही है, निष्पक्ष तरीके से जांच करवा रही है, लेकिन उस वक्त जो है वो तत्कालीन सरकार ने उन मामलों की जांच चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। दोपहर 12 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीकानेर में एसटीपी प्लांट में बॉयलर फटने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। सीवरेज के एसटीपी प्लांट में बॉयलर फटने से बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत होने की खबर है। एक अन्य इसमें घायल हुआ है। सुजान देसर में सीवरेज प्लांट लगा हुआ है और इसी दौरान यहां पर बॉयलर फटने से बड़ा हादसा हुआ है। गंगाशहर थाना इलाके में यह हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, बड़ी खबर हम आपको बता दें, बीकानेर से खबर है, जहां पर बीकानेर में एसटीपी प्लांट में बॉयलर फट गया है। और सबसे पहले सबसे तेज तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। विक्रम जगरवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, कैसे ये हादसा हुआ, अभी क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, ये जो बीकानेर के गंगाशहर थाना क्षेत्र में एक सुजान देसर में ये एसटीपी प्लांट बना है और यहाँ पे जो है वो पूरे शहर का जो गंदा पानी है उसको लेकर यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है। और उसमें से जो एक डिजास्टर जो टैंक बनाया गया है उसमें आज जो है वो गैस रिलीज करते समय जो है एक हादसा हुआ और इस हादसे में जो है 2 कर्मचारियों की जो मौत हो गई है। दोनों कर्मचारी जो हैं वो गोरखपुर यूपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और ये जब सुबह ऊपर इस टैंक के ऊपर गैस रिलीज करने गए थे तो अचानक जो प्रेशर ज्यादा होने की वजह से जो है वो ये टैंक पूरी तरह से जो है आरसीसी का बना हुआ है और ये पूरी तरह से ब्लास्ट हो गया और जिसकी वजह से दोनों ही जो कर्मचारी हैं उनकी मौत हो गई है। हालांकि ये बड़ा अपडेट है। ये अब 1 मिनट दर्शकों को हम बता दें विक्रम, ये बड़ा अपडेट है। एक जो है वो और इसमें मजदूर ने दम तोड़ दिया, यानी कि अब 2 मजदूरों की मौत होने की जानकारी इस हादसे में मिल रही है। जी विक्रम, कितना नुकसान हुआ है यहाँ पर? जी बिल्कुल, 2 जो लोग हैं दोनों ही जो यूपी गोरखपुर के रहने वाले हैं, जिनमें से एक कर्मचारी का नाम जो है वो सोनू बताया जा रहा है और एक का नाम जो है गट्टू बताया जा रहा है और ये हाटा गांव के जो हैं वो रहने वाले हैं। और पूरा जो ये डिजास्टर टैंक जो बनाया गया है वो ऊपर से पूरी तरह से टूट गया है और इसमें जो मशीनें लगी हुई थी वो भी पूरी तरह से टूट गई है। और इसकी जब सूचना प्रशासन को दी तो अब एसडीएम जो है वो भी मौके पर पहुंचे हैं और एडिशनल एसपी सिटी अमित कुमार जो है वो भी मौके पर गंगाशहर एसएचओ और सीईओ सब यहाँ मौजूद हैं और पूरे घटनास्थल का जो है निरीक्षण किया जा रहा है। दोनों शवों को। लेकिन विक्रम, क्या दोनों की मौत के अलावा कोई अन्य घायल भी हुआ है इसमें? जी नहीं, इसमें ये अच्छी बात रही कि जिस समय ये घटना हुई उस क्योंकि ये पूरा खुला इलाका है और इस टैंक के ऊपर केवल 2 ही कर्मचारी थे। हालांकि जो जिस तरह से ये ब्लास्ट हुआ है इसके पत्थर दूर दूर तक गए हैं, अगर यहाँ नीचे और भी लोग होते तो निश्चित रूप से बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन क्योंकि पूरा प्लांट खाली था, केवल 2 ही कर्मचारी ऊपर थे, तो ऐसे में जो है और कोई जो कर्मचारी है वो घायल नहीं हुआ है। जी अभी क्या कुछ कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से? क्या कोई आधिकारिक पुष्टि की गई है इन 2 लोगों की मौत की? जी बिल्कुल, 2 जो लोग हैं दोनों की मौत की पुष्टि हो गई है और क्योंकि अब जो पुलिस और प्रशासन जो है वो मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने जो पूरी घटनास्थल का निरीक्षण किया है। अब क्योंकि ये टेक्निकल पूरा मामला है तो इसलिए जो एसटीपी प्लांट के जो अधिकारी हैं उनसे जब ये पूरी वार्ता होगी तो किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ है, क्या बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम तमाम जानकारी के लिए। तो बॉयलर फटने से बड़ा हादसा बीकानेर के सुजान देसर में सीवरेज प्लांट में और 2 लोगों की मौत हुई है। एसटीपी प्लांट में बॉयलर फटने से हादसा हुआ है, बड़ी जानकारी।
तो वहीं राजसमंद जिले के धानीन में नरेगा कार्यस्थल पर चिकित्सा टीम पर हमला किया गया। राज्य सरकार ने प्रत्येक पंचायत में चल रहे मनरेगा मजदूरों की कोविड जांच अनिवार्य कर रखी है और इसी के लिए जब चिकित्सा टीम मौके पर पहुंची तो वहां पर मौजूद श्रमिकों ने न सिर्फ सैंपल देने से इनकार कर दिया बल्कि कार्मिकों पर पथराव भी किया। इसमें एक चिकित्सा कर्मी घायल हुआ है। इतना ही नहीं, कुछ महिलाओं को यहाँ पर ये देखिए किस तरीके से महिलाओं की तरफ से यहाँ पर नाचना शुरू कर दिया गया, अलग अलग अजीब और गरीब हरकतें करना शुरू कर दिया गया और इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम उल्टे पांव वहां से रवाना हो गई। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। तो वहीं प्रदेश में लंबे समय तक राजनीतिक नियुक्तियों के इंतजार के बाद आखिरकार अब बोर्ड और निगमों में नियुक्तियां की गई हैं और ऐसे में चित्तौड़गढ़ से पूर्व विधायक रहे सुरेंद्र सिंह जाड़ावत को धरोहर संरक्षण और प्रोन्नति प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। सुरेंद्र सिंह जाड़ावत आखिरकार उनको नियुक्त किए जाने के बाद जाड़ावत ने क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। लंबे समय से प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार हो रहा था और ऐसे में चित्तौड़गढ़ जिले को राजनीतिक नियुक्ति में प्राथमिकता मिली है और धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष के पद के रूप में चित्तौड़गढ़ से सुरेंद्र सिंह जाड़ावत को प्रदेश की गहलोत सरकार ने चुना है। चित्तौड़गढ़ में प्रन्यास के अंतर्गत कई कार्यक्रम पूर्व में भी संचालित किए गए। ऐसे में कि किस तरह से उन्हें इस प्राधिकरण का प्रन्यास बनाएगा और किस तरह की प्राथमिकता है भविष्य में उनकी रहने वाली है। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने जो विश्वास जताया है और मैं लंबे समय से छात्र जीवन से उनके सानिध्य में काम कर रहा हूँ। जो प्रदेश NSUI के अध्यक्ष थे और मैं यहाँ छात्र संघ का NSUI का जनरल सेक्रेटरी था कॉलेज का, तब से मैं उनके सानिध्य में काम कर रहा हूँ। और एक राजनीति में ऐसे बिरले व्यक्तित्व ही सदियों में पैदा होते हैं जैसे अशोक गहलोत साहब हैं और उनके साथ काम करते करते जिला प्रमुख के रूप में मुझे उन्होंने आशीर्वाद दिया और उसके बाद में 5 बार जो विधायक का टिकट है वो भी उनकी मेहरबानी से ही मुझे मिला है। 2 बार मैं विधायक भी रहा। चित्तौड़ के अंदर जो विकास के कामों की जो उन्होंने गंगा बहाई 8 से 13 और उसके पहले 98 से 2003 तक, जिसमें आप सीरीज ऑफ एनीकट देखेंगे। यहाँ पर सिंचाई के क्षेत्र में बहुत काम हुआ। काल रात अकाल जब बहुत पड़ा, जब स्थायी विकास के कार्य भी हम लोगों ने बहुत कराए और उसके बाद में 8 से 13 के अंदर ये मेडिकल कॉलेज, गोसुंडा बांध से पेयजल योजना, ऑडिटोरियम, ये सारा आपका हॉस्पिटल के अंदर महिला बाल चिकित्सालय है, ओवर ब्रिजेज जो भी आज आप देख रहे हैं, गंभीरी, ओराई, ये ओवर ब्रिज, ये सारे अंडर ब्रिज चंदेरिया, ये सारी की सारी उन्हीं की देन है। और उन्होंने इतने काम किए, गाँव के अंदर भी बहुत काम हुए और शहर में भी बहुत काम हुए। ये सब उनका आशीर्वाद था। और अभी लगातार मेरी 2 बार अनफॉर्चुनेट जो हार हुई उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री महोदय ने जो उनका एक हमेशा उनके एक दिल से बात निकलती थी कि चित्तौड़ मेरे दिल में बसता है, उसको देखते हुए जो मेडिकल कॉलेज ठंडे बस्ते में चला गया था भाजपा सरकार में, उन्होंने मुख्यमंत्री बनते सबसे पहले वो चित्तौड़ में स्वीकृति दी और आज वो लगभग बन करके तैयार होने की स्थिति में 2022 में आ गया है और बस शुरू हो जाएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ सुभाष बैरागी, न्यूज़ 18 चित्तौड़गढ़। चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।